नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय विशेष में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत की जो एक शाखा है जिसमें मुगल काल के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। मुगल भारत में मुगल वंश की जो स्थापना है बाबर के द्वारा की जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग बाबर के बारे में, बाबर की पृष्ठभूमि और बाबर का जो पूरा बैकग्राउंड है और भारत के लेवल पर इन सब बातों को विस्तार से कवर करेंगे। तो बाबर के बारे में लोग देखते हैं, इसका प्रारंभिक जीवन और कुछ समय तक काबुल में रहा और फिर भारत। तीन स्थितियों को समझेंगे बाबर को। बाबर फरगना, जो आज का मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित है। बाबर इतिहास का वो व्यक्ति है जिसने इतना संघर्ष किया, संघर्ष करके अपने आप को चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो एक कहावत हम लोग कहते हैं कि जिनके पास पाने के लिए, जो जिनके पास होने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास पाने के लिए पूरा जहां होता है। तो ये बात बाबर पर स्वयं लागू होती है। समझते, बाबर का जो जन्म हुआ है 14 फरवरी 1487, जगह है समरकंद, फरगना, जो वहाँ की राजधानी हुआ करती है। वहाँ बाबर के दरअसल जो पिता है वो फरगना के एक छोटे से शासक हुआ करते थे। तो उसी समरकंद और ये फरगना का जो क्षेत्र है, बाबर का जन्म हुआ। बाबर के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है कि बाबर के अंदर दो बड़े बड़े वंश या दो बड़े बड़े शासकों का खून इसके अंदर है। बाबर दरअसल पिता और माता, पिता की तरफ से कहा जाता है कि ये तैमूर लंग का वंशज था। 1487 ईडी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था और इस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली को जमकर लूटा गया और फिर उसके बाद दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना की जाती है। तो ये वही तैमूर लंग है जो 1398 ईडी में भारत पर आक्रमण किया। तो हम कहें तैमूर के जो पिता हैं, बाबर के जो पिता हैं वो तैमूर लंग के वंशज हैं। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज है, या हम कहें बाबर का जो पिता थे वो तैमूर लंग के वंश से संबंधित थे। ये तैमूर लंग मध्य एशिया के खूंखार शासक था। भारत पर आक्रमण किया, पीछे बहुत सारी जगह पर आक्रमण करता था। इसका बेटा शाहरुख आया है और उसके बाद एक और बेटा आया है। उसके बाद बाबर का जन्म बताया जाता है। और माता की तरफ से कहा जाता है कि ये मंगोलों का वंशज था माता की तरफ से। जिसका मतलब है कि बाबर की जो माता थी मतलब निकाह, और पिता है उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, वो दरअसल तैमूर लंग के वंशज थे।
और जो माता है कुतुब निगार, कुतुब निगार, ये जो है मंगोलों के वंशज। और मध्य एशिया में या कहें मिडेवल के प्रारंभ में 11वीं 12वीं सदी का जो समय है, उस दौरान एशिया के क्षेत्र में मंगोल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे। इनका नाम यूरोप और मध्य एशिया के काफ़ी स्थानों पर चर्चित था। उसी में तैमूर लंग का नाम आता है कि मध्य एशिया के महत्वपूर्ण शासक था, जिसने पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। भारत पर भी इसने आक्रमण किया था, मैंने अभी जिक्र किया 1398 AD। तो जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसने घुटने टेक दिए थे, हार मान ली थी और खड़े खड़े उसकी सत्ता को स्वीकार किया था। तो बाबर के अंदर दो बड़े बड़े वंशों का खून था। ये एग्जाम में हमारी तरफ ये जो नाम है ये तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये तैमूर लंग और मंगोलों का वंशज था, माता की तरफ से, दोनों बात पूछी जाती है, ध्यान रखना। बाबर जब 11 वर्ष का था, 11 वर्ष की अवस्था थी, 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना था। क्योंकि जब 11 वर्ष की एज है तो उस समय बाबर के जो पिता हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद इसकी एज 11 साल की थी, कहीं 12 मिलती है, 11 ध्यान रखना है। तो 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना। रीजन वही है कि पिता की मृत्यु हो जाती है। हमने भी जिक्र कहा था कि ये फरगना मध्य एशिया का एक क्षेत्र है, समरकंद। यहाँ पर एक छोटी सी रियासत के जो उमर शेख मिर्जा हैं शासक हुआ करते थे। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो और जो परिवार के जो लोग थे बाबर के, उन लोगों ने बाबर पर आक्रमण किया, बाबर के परिवार के लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तो पूरा परिवार इधर उधर बिखर गया। तो बाबर के जीवन में संघर्ष 11 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। आप समझिए, 11 वर्ष वो बच्चा जिसके पिता की डेथ हो गई और परिवार के जो लोग हैं उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। इनका जो मूल स्थान था फरगना, उसकी सत्ता इससे छीन ली, वो क्षेत्र इनसे छीन लिए गए और फरगना के क्षेत्र से इनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस समय बाबर ने दरअसल, और जो बाबर को जो परेशान करने वाला इसका एक चाचा था, अंकल था, शैबानी खां। बार बार बाबर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के कोशिश की थी समरकंद को जीतने की, और बाबर अपने अंतिम समय तक कोशिश करता रहा कि वो मध्य, जब बाबर ने भारत में 4 युद्धों को जीत लिया था, उसके बाद भी बाबर ने कोशिश की थी जीतने की, लेकिन बाबर कभी भी इस क्षेत्र को जीतने में सफल नहीं हो पाया। बाबर के जीवन का पहला युद्ध हो रहा है 1501 में, जिसे सर-ए-पुल का युद्ध, एग्जाम में आपके सामने होता है, सर-ए-पुल का युद्ध, बैटल ऑफ सर-ए-पुल कहा जाता है। ये युद्ध हो रहा है बाबर वर्सेस शैबानी खां। शिवानी नहीं, शैबानी खां। ये शैबानी खां बाबर का चाचा लगता था रिश्ते में। इसने पिता की डेथ हुई तो उनको उनके एरिया से बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया गया, और इस युद्ध में बाबर की हार हुई, शैबानी खां जीत गया। तो फिर 1501 के बाद बाबर को मध्य एशिया या समरकंद के क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा। और जब इस समय के बाद बाबर बाहर निकला तो बाबर ने अपने अंतिम समय तक इस क्षेत्र को जीतने की कोशिश की, लेकिन हमेशा फैल रहा। 1502 में बाबर ने एक बार कोशिश की थी तो जीत लिया था ये क्षेत्र, लेकिन मात्र 11 दिन के
मात्र 11 दिन शासन कर पाया, 11 दिन ही रह पाया। उसके बाद शैबानी खान ने फिर हटा दिया, तो इसको फिर भागना पड़ा। स्थितियां ये बन गई थी कि बाबर अब समरकंद में फरगना का शासक नहीं रह सकता था। शैबानी खान की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और बाबर की शक्ति कमजोर हो रही थी। तो फिर बाबर ने निर्णय लिया कि मुझे समरकंद में शासन सत्ता करके पश्चिम की ओर बढ़ना शुरुआत किया। आप अगर मैप के माध्यम से ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे मध्य एशिया का क्षेत्र, आज ईरान इराक का जो क्षेत्र पड़ता है। तो बाबर ने फिर यहाँ से इधर की ओर चलने का विचार प्लान किया। इधर कोई कॉलम नहीं था क्योंकि शैबानी खान का एरिया इधर ही था, इधर की ओर चलने का प्रयास किया। इधर उज्बेकों के विद्रोह हो रहे हैं, शैबानी खान को उज्बेक जनजाति थी वहाँ की, उसका समर्थन मिल रहा है। तो फिर बाबर ने पश्चिम की ओर चलने का निर्णय लिया और पश्चिम में इधर की ओर आया है। तो यहाँ काबुल में 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। या कब्जा कर लिया और काबुल को ही अपना निवास स्थान बनाया, इसको राजधानी बनाया। हम जानते हैं कि काबुल का जो क्षेत्र है आज वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, पूरा डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, कृषि की कोई संभावना नहीं है। यहाँ केवल इनकम के सोर्स परिवहन होता था पहले कि मध्य एशिया के व्यापारी भारत आते थे, यूरोप से आते थे, उन व्यापारियों के सामान को ऊँटों पे लाद करके इधर से उधर कर देना, ये इनका इनकम का साधन होता था। तो यहाँ की प्रजा बाबर को कोई टैक्स भी नहीं दे पा रही थी अच्छा खासा, तो बाबर का जो खर्चा था वो भी पूरा नहीं हो रहा था काबुल से। इसी चक्कर में बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने कितने बार आक्रमण किया, तो पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। पंजाब, हेरात और कुछ गुजरात के क्षेत्रों पर। तो बाबर की स्थिति यह थी कि काबुल पर कब्जा करने के बावजूद भी परिस्थितियां बन नहीं रही, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। अब हम थोड़ी सी बाबर को यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा भारत की कंडीशन को समझ लेते हैं। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में इस समय लोधी वंश चल रहा है। दिल्ली सल्तनत का एक अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये अंतिम वंश चल रहा है, लोधी वंश। लोधियों का जो शासन था वो था दिल्ली से लेकर के बंगाल का एरिया, और लोधियों का जो अंतिम शासक है बहलोल लोधी, और इससे पहले शासक था सिकंदर लोधी। इसने बंगाल और दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए आगरा को राजधानी बनाया था 1504। देखिए इधर 1504 में काबुल को जीता जा रहा है और इधर आगरा शहर की स्थापना हो रही है। यहाँ राजस्थान में बसे राजपूत जो कई हजार सालों से आपस में संघर्ष कर रहे थे और विदेशी जो भारत में प्रवेश कर रहे थे उनका विरोध कर रहे थे। तो राजपूतों के संघर्ष हमेशा दिल्ली सल्तनत के साथ भी रहे और उससे पहले भी रहे। तो यहाँ बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के साथ भी सारी समस्या चल रही थी। तो राजपूतों ने बहलोल लोधी को हटाने के लिए, जैसे हम कहें कि बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया था, इनवाइटेड किया गया था, तो क्या परिस्थितियां बन रही थी? बिल्कुल सेम बन रही थी। कैसे बन रही थी कि इधर राजपूत हैं वो बहलोल लोधी से परेशान। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगरा शहर की स्थापना कर दी थी। आगरा से आप थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएंगे तो सिकंदरा पड़ता है। सिकंदरा पर पुलिस चौकी बना दी थी जहाँ राजपूतों के पास जाने का सीधा रास्ता था। राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए काम किया गया। तो राजपूतों ने विद्रोह करने ये निर्णय लिया कि हम लोधी वंश को हटा देंगे। राजपूत भी राजस्थान से निकल करके दिल्ली तक सत्ता स्थापित करने की मंशा रख रहे थे। दूसरी बात, इब्राहिम लोधी के चाचा था दौलत खां लोधी।
ये इस समय यह सिंध आज पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ का गवर्नर है दौलत खान लोधी। ये बहलोल लोधी का चाचा, इसके मन में भी मंशा चल रही थी कि मुझे भारत का सुल्तान बनना है, भारत का शासक बनना है। तो उधर बाबर काबुल में अपनी परिस्थितियां मजबूत कर रहा है और इधर भारत में राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो रही है। इब्राहिम लोधी के खिलाफ, वो बहलोल लोधी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की प्लानिंग हो रही है। और हमने भी बताया था कि जब इधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उसी दौरान बाबर ने 5 बार भारत पर अटैक किया। घेरा का किला जीता था, बाजौर जीता था और मुल्तान के क्षेत्रों पर अटैक किया, क्योंकि हमने बताया कि बाबर का खर्चा नहीं चल रहा था काबुल में, तो बाबर ने यहाँ से लूटपाट करके अपने खर्चे को पूरा किया। जब ये बात बहलोल लोधी और दौलत खान लोधी और राजपूतों में शासक है राणा सांगा, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा मैं। ये जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खटोली का युद्ध। इस युद्ध में बहलोल लोधी पराजित हो गया था। राजपूतों को शुरुआत में दिल्ली से कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन 1504 में सिकंदर लोधी ने जब से आगरा शहर की स्थापना की और राजपूतों के जो रास्ते थे निकलने वाला, सिकंदरा पर चौकी बना दी जो आज आगरा से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, तो राजपूतों की इससे समस्या हो गई। तो राजपूतों का जो लीडर था उस समय राणा सांगा, इसने विरोध करना शुरुआत किया। और जब इसने विरोध किया तो ये दौलत खान लोधी से मिल गया। जो दौलत खान लोधी का दुश्मन ये था और राणा सांगा का दुश्मन ये था। राणा सांगा खटोली के युद्ध में जीत गया था, तो राणा सांगा को कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। इसको लग रहा था कि मैं अब दौलत खान लोधी को, बहलोल लोधी को हटा करके, मैंने बहलोल लोधी लिखा हुआ है, यहाँ इब्राहिम लोधी होगा दरअसल, इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। अब बहलोल लोधी संस्थापक है, उसके बाद सिकंदर लोधी है और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक है। तो राणा सांगा का इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ये पराजित हुआ और पराजित होने के बाद राणा सांगा का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और इधर दौलत खान लोधी भी इसको हटाना चाहता है। तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। यहाँ पर दौलत खान लोधी और राणा सांगा के बीच मित्रता हो गई। तो उन्होंने जब देखा कि भाई इब्राहिम लोधी को हटाना है गद्दी से, तो इब्राहिम लोधी के पास इस समय लगभग 2.5 लाख की सेना थी। ये 2.5 लाख की सेना एक बड़ी सेना मानी जाती है। तो इनके पास इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन खटोली के युद्ध में राणा सांगा की जीत होना एक संयोग था। ये युद्ध राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था, जहां दिल्ली सल्तनत के सैनिकों को लड़ने की जो प्रवृत्ति थी वो नहीं थी। इसीलिए इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है। लेकिन अगर दिल्ली से हटाने की बात हो रही थी तो इब्राहिम लोधी एक शक्तिशाली शासक, ये मुमकिन नहीं था। तो दोनों ने कहा कि भाई अगर हम, ये बाबर जो है ना, ये तैमूर लंग का वंशज है, इनको ये जानकारी थी। तो जिस तरीके से तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत को लूट लिया था, उसी प्रकार यदि हम बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाएं तो बाबर दिल्ली को लूटपाट करेगा। उस दिल्ली के लूटपाट में इब्राहिम लोधी कमजोर पड़ जाएगा और फिर हम इनको कब्जा कर लेंगे। मतलब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच अगर युद्ध होता है तो इन दोनों में से एक ने कमजोर पड़ जाएंगे, दोनों कमजोर पड़ जाएंगे या और फिर हम आसानी से दोनों को हटा सकते हैं और दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर सकते हैं। ये इन दोनों की प्लानिंग थी। उसके बाद देखेंगे तो दोनों ने वही काम किया। बाबर से मुलाकात की जाकर के काबुल में, और मुलाकात करने के बाद बाबर को आमंत्रित कर दिया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया था, तो 2 नाम ध्यान रखने, राणा सांगा और दौलत खान लोधी। इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित कर दिया कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोधी को दिल्ली की सत्ता से हटाना है और आपको जो कुछ चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर जो बाबर और इब्राहिम लोधी का जो आमना सामना हुआ,
वो पानीपत के युद्ध में हुआ। दरअसल ये तो सोच रहे थे राणा सांगा और दौलत खान लोधी कि बाबर आक्रमण करके दिल्ली से चला जाएगा, लूटपाट करेगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबर काबुल में कुछ हासिल हो नहीं रहा था बाबर को। तो फिर बाबर ने 4 युद्ध लड़े भारत में आकर, चारों युद्धों को जीत लिया और जीतने के बाद भारत में रहने का निर्णय लिया। इन 4 युद्धों को हम लोग क्रम से समझ लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हो रहा है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर अपनी सेना को लेकर के पानीपत के मैदान में है। और ये पानीपत का जो एरिया है, ये दिल्ली और हरियाणा के बीच का क्षेत्र है। 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जहां युद्ध के लिए पर्याप्त जगह थी, आसानी से युद्ध हो सकते थे, इसीलिए पानीपत का मैदान चुना गया। इतिहास में पानीपत के मैदान में 3 बड़े युद्ध हुए हैं, जिनको पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। कभी एक बार इंटरव्यू में सवाल पूछ लेते हैं कि युद्ध पानीपत में क्यों हुए थे, तो मैंने अभी शुरुआत में जो बताया था कि पानीपत का जो मैदान था 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो युद्ध करने की आवश्यक स्थान था, जगह थी वहां पर, इसलिए ये युद्ध किए गए। तो पानीपत का युद्ध, जो प्रथम युद्ध हमने कहा कि इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोधी, बाबर को जब आमंत्रित किया गया था तो बाबर से कहा गया था कि आप जब भारत आएंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। राणा सांगा, दौलत खान लोधी ने उनको मदद करने की वादा कर दिया था, लेकिन बाबर जब इस युद्ध में आया, लंबे समय से इंतजार किया बाबर ने, तो न तो दौलत खान लोधी आया मदद करने के लिए और ना ही राणा सांगा आया। तो बाबर ने इस समय डिसीजन ये लिया कि मुझे वापस जाने से कोई फायदा है नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। बाबर ने युद्ध करने का निर्णय लिया। अब आप समझिए, बाबर के पास मात्र, बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि मेरे पास केवल 10,000 सेना थी। कुछ लोगों ने 12,000 सेना बताई, इतिहासकारों ने, लेकिन बाबरनामा में बाबर ने स्वयं 10,000 सेना का जिक्र किया है। और आप समझ रहे हैं, मैंने इब्राहिम लोधी की 2.5 लाख की सेना का जिक्र किया था। तो इस पानीपत के मैदान में एक तरफ 10,000 की सेना, एक तरफ 2.5 लाख की सेना है, इन दोनों के बीच सामना सामना होता है। तो बाबर ने, क्योंकि बाबर मैदान में पहले आ गया था और बाबर ने जब दोनों को आमंत्रित किया, दोनों को बुलाया, इब्राहिम को और दौलत खान लोधी, राणा सांगा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो बाबर ने यहाँ अपनी रणनीति को चेंज किया। रणनीति को चेंज कैसे कि बाबर ने अपने युद्ध में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा कि ये पानीपत का मैदान था, तो ये सेना खड़ी हुई है दोनों तरफ से इधर। बाबर ने इस पानीपत के युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। ये तुलगमा पद्धति क्या होती? तो तुलगमा पद्धति वह पद्धति है जिसमें सेना को सजाया जाता है, तोपें, गोला बारूद को सजाया जाता है कि कहाँ कौन सी सेना खड़ी होगी, तोपें कहाँ लगेंगी, गोले बारूद कहाँ पर खड़े रखे जाएंगे। तो सेना को तो गोला बारूद को सजाने की एक विधि थी, तुलगमा पद्धति। तो ये बाबर ने तरफ अपनी आगे तोपें को लगा दिया गया, पीछे गोला बारूद लगाए गए और पीछे सेना खड़ा की गई। बाबर ने अपनी सेना को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक लगभग 5,000 की सेना को इधर खड़ा किया और इस वाले एरिया में बहुत गहरी खाई खुदवाई गई। ये खाई इतनी बड़ी थी, अगर इसमें हाथी गिर जाए तो निकल ना पाए। एक खाई खोदी गई, इस खाई को काटा गया, इस एरिया में पूरे रेत था, ऊपर से रेत डाल दिया गया
तो खाई महसूस नहीं हो रही थी कि खाई कहाँ पर है। अपने सैनिकों के लिए चिन्ह कर लिया गया था, इससे आगे नहीं बढ़ना। और इब्राहिम लोदी को इस खाई घुटने की कोई खबर नहीं थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में दरअसल 2 भारतीय शासकों का जिक्र किया है, जिसमें इब्राहिम लोदी को सबसे नालायक और सबसे आलसी शासक बताया। क्यों? क्योंकि बाबर 10-15 दिन पानीपत के मैदान में पड़ा रहा, बैठा रहा, इसको कानों कानों खबर नहीं रही। पानीपत के मैदान में क्या चल रहा है इसने कोई खबर देने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि पानीपत के मैदान में इतनी बड़ी सेना को लेकर के इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। तो इसकी लापरवाही का कारण था। बाबर ने अपने 2500 सेना को पहाड़ी के इधर की ओर किया, 2500 सेना को पहाड़ी के इधर की ओर किया, और इस सेना को आदेश दिया कि जैसे ही इब्राहिम लोदी की आधी से अधिक सेना खाई में गिर के घायल हो जाए तो आप लोग पीछे से अटैक करना। इधर इब्राहिम लोदी की सेना, समझे? जब 21 अप्रैल को सेना आमने सामने हुई पानीपत के मैदान में, तो इधर से गोले और बारूद और तोपें चलने जैसे स्टार्ट हुई। इब्राहिम लोदी की सेना में ऊंटों की संख्या बहुत ज्यादा थी और सेना के पास लाठी, भाले, तलवार, बल्लम, ये सब युद्ध के यंत्र थे। यही वजह है कि ये युद्ध में एक बड़ी सेना छोटी सेना को पराजित नहीं कर पाई। इधर से गोले बारूद चल रहे हैं, आग बरस रही है, तो गोले बारूद जब तोप चल रही हैं तो गोलों की भयंकर आवाज हो रही है। इस आवाज की वजह से इब्राहिम लोदी की सेना में जो ऊंट थे वो बिदक गए। ऊंटों ने अपनी सेना को कुचलना शुरुआत कर दी। सेना में भगदड़ मच जाती है। तो सेना में भगदड़ मच गई भयंकर तरीके से, और जो लोग आगे की ओर थे वो सब खाई में गिरने लगे। कुछ ऊंट और कुछ हाथी, इनकी वजह से सेना में भगदड़ मच गई, और भगदड़ की वजह से खाई में लोग गिरने लगे। और फिर पीछे से आकर के बाबर की जो आधी सेना थी उसने पीछे से आके कंट्रोल कर दी। इस वजह से पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। यह युद्ध बाबर ने रणनीति के माध्यम से जीता, एक पद्धति के माध्यम से जीता। बाबर के जीतने के कई सारे कारण बताए जाते हैं कि बाबर एक अच्छा शासक के साथ साथ एक अच्छा सेनापति भी था। बाबर की जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी, बाबर के पास गोले बारूद थे और उच्च किस्म के घुड़सवार घोड़े भी थे, और जबकि इब्राहिम लोदी के पास कोई रणनीति नहीं थी। तो गोला बारूद के आगे इनके घोड़े और ऊंट और हाथियों ने पूरी सेना को तितर-बितर कर दिया। इस वजह से कुछ खाई में गिर गए और कुछ हाथियों के पैरों तले कुचल गए, और इसमें इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से युद्ध जीत लिया है। चलिए, पानीपत के युद्ध के बाद फिर बाबर ने अगला जो व्यक्ति को रिमांड पर लिया वो था राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा ने दरअसल गद्दारी की थी। राणा सांगा ने कहा था कि हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। तो अगला युद्ध राणा सांगा के साथ होगा, जिसका नाम है बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध ये हो रहा है मार्च 1527, और इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा, इस युद्ध के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब पानीपत का युद्ध जीता बाबर ने, तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने आगरा, दिल्ली, बदायूं, ग्वालियर, इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो इसके बाद अगला जो प्रतिद्वंदी था बाबर का वो राणा सांगा। राणा सांगा हमने आपको बताया था राजपूत था, ये राजस्थान के राजपूतों का नेतृत्व कर रहा था, इसके पास काफ़ी सारे राजपूतों का सहयोग था।
राजपूतों के शौर्य की कहानी ये थी कि राजपूतों को वीर माना जाता था। तो राजपूतों ने दरअसल लड़ने की जो युद्ध कला पद्धति थी राजपूतों की, उनकी चर्चा दूर दूर तक। बाबर की सेना में जो लोग थे वो विचलित हो रहे थे इस वजह से कि राणा सांगा के पास बहुत अच्छी सेना, मतलब राजपूतों से युद्ध करने के लिए बाबर की सेना कमजोर पड़ रही थी। बाबर की सेना का मनोबल कमजोर हो रहा था। बाबर ने जब देखा कि अगर सेना का मनोबल कमजोर हुआ तो युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाबर ने दो चीजों को किया इस युद्ध में। एक, गाजी की उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया और मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर इसको समाप्त कर दिया। जिहाद का मतलब होता है कि ये युद्ध अब राजनीतिक तौर से नहीं, धर्म के लिए हो रहा, और जब बात धर्म की होती है तो उसमें मरने मिटने की बात होती है। बाबर ने अपने सिपाहियों से कहा, यह युद्ध धार्मिक युद्ध है और इस युद्ध में हर मुसलमान का मरना बहुत जरूरी है। जब से ना राजपूतों में युद्ध मरने के लिए लड़ते थे राजपूत, कि मर जाएंगे लेकिन सिर नहीं झुकने देंगे। वही काम बाबर ने अपने सिपाहियों के अंदर कर दिया कि अब ये युद्ध धर्म के लिए होगा, राजनीति के लिए नहीं होगा। जैसे ही उपाधि धारण की, जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए तमगा कर समाप्त कर दिया, तो सारे मुसलमान एक साथ जुट हो जाते हैं और मरने और मारने के इरादे से युद्ध में शामिल होते हैं। बाबर ने शराब को छोड़ने की बात कही थी, शराब को समाप्त करने की बात कही थी। तो फिर उसके बाद शराब छोड़ भी दी। इस तरीके से इस युद्ध में बाबर की सेना ने पूरे जोर शोर के साथ पूरा युद्ध किया और युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है, राणा सांगा हार जाता है और राणा सांगा मारा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपसे सवाल होते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी, जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया था, बैटल ऑफ खान बाग। क्यों? राजपूतों की सेना मजबूत पड़ रही थी, बाबर की सेना का मनोबल कमजोर हो रहा था, तो मनोबल को ऊंचा करने के लिए काम बाबर को करने पड़े। तो समझिए, राजनीतिक रीजन होते हैं कि जब भी शासक अपनी रणनीति को चेंज करता, बाबर ने किया, तमगा कर समाप्त कर दिया, मुसलमानों पर लगने वाला कर, जिससे काबुल और भारत के पंजाब में जो मुसलमान रह रहे थे वो बाबर के साथ हो जाते हैं। उनको लग गया कि ये हमारा व्यक्ति है। इस रीजन से खानवा के युद्ध को जीत लिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ एक ग्वालियर के शासक मेदिनी राय ने दिया था। मेदिनी राय, तो अगला युद्ध मेदिनी राय के साथ होगा, जिसे हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हो रहा है 1528। एक तरफ बाबर और दूसरा मेदिनी राय। मेदिनी राय के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था, ये ग्वालियर का शासक था, तो बाबर ने फिर इसका नंबर ले लिया और इस युद्ध में भी बाबर ने कुशलता के साथ मेदिनी राय की हत्या कर दी, ये युद्ध भी जीत लिया। चंदेरी के युद्ध में खास बात ये ध्यान रखना है कि बंगाल में एक शासक, अफगान शासक शेर खां, जिसको आगे के चल करके हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, तो चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी ने बाबर की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। सवाल पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने बाबर का साथ किस युद्ध में दिया था, या बाबर के साथ किस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? बैटल ऑफ चंदेरी। ध्यान रखना, शेर शाह सूरी, जिसको हम शेर खां के नाम से जानते हैं, इसने बाबर का साथ दिया था या बाबर के साथ युद्ध में लड़ा था, यह ध्यान रखना।
अब एक ही व्यक्ति बचा था बाबर का जो दुश्मन था, वो था दौलत खान लोधी, जो बाबर को आमंत्रित किया था प्रारंभ में। तो अगला और अंतिम युद्ध बाबर का होता है जिसे बैटल ऑफ घाघरा। ये घाघरा बिहार में एक नदी पड़ती है, गंगा की सहायक नदी है, उसके किनारे हो रहा। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों के बीच में। अफगान मतलब दौलत खान लोधी के बीच में। और वही हसरसिंगा होगा, पराजित हो जाते बाबर जीत जाता। तो आपने देखा कि पानीपत के युद्ध से लेकर के घाघरा के युद्ध तक बाबर ने 4 बड़े युद्धों में, अब एक विदेशी शासक भारत की धरती पर आकर के भारतीयों को पराजित कर रहा है, तो कुछ न कुछ योग्यता रही होगी। इन बाबर के 4 युद्धों के जीतने में जो हमने शुरुआत में कारण बताए थे कि बाबर एक अच्छा शासक होने के साथ साथ एक अच्छा सेनापति भी था। युद्ध की रणनीति पानीपत के मैदान में चेंज कर दी थी। बताया कि 10,000 सिपाहियों और 2.5 लाख सेना को पराजित कर दिया। तो लगमा पद्धति जो अपनाई थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना थी, भारतीयों के पास ऐसा नहीं था। बाबर के पास गोला बारूद थे, भारतीयों के पास नहीं थे। बाबर के पास दौड़ने वाले घोड़े थे, जो भारतीयों के पास नहीं थे। अब बाबर एक विद्वान के साथ साथ एक चतुर और चालाक शासक था। जहां उसको जैसी आवश्यकता पड़ती थी रणनीति को चेंज कर देता था। खानवा के युद्ध में अगर बाबर जिहाद का नारा ना देता तो शायद इसमें राणा सांगा की जीत हो जाती। तो उसने जगह जगह पर रणनीति चेंज की, इसके माध्यम से 4 युद्धों को जीत लिया ये। और इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। अब बाबर के बारे में 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। जैसे बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था, तो पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने काबुल में एक शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। बाबर ने एक पुस्तक लिखी है, बाबरनामा। बाबरनामा, ये बाबरनामा दरअसल तुर्की भाषा में लिखी गई। और ये बाबर की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, इसे तुजुक ये बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ये बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने आगरा में अपना निवास स्थान बनाया था, यमुना नदी किनारे। वहां आराम बाग की स्थापना की। आराम बाग, जिसे आज हम राम बाग के नाम से जानते हैं। बाबर का एक सेनापति था, मीर बाकी। इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अयोध्या में इस मस्जिद को लेकर के 2019 तक विवाद चलता रहा। बताया जाता कि मस्जिद का निर्माण वहाँ एक मंदिर हुआ करता था, मंत्री जगह कराया गया। तो ये बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का सेनापति था। बाबर की किताब और है मुबैयान। ये और ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि बाबर एक अच्छा सेनापति के साथ साथ एक अच्छा विद्वान भी था। तो बाबरनामा, तो जो कि बाबरी के नाम से क्या जानते हैं, और एक मुबैयान, ये भी रचना है बाबर की, ये ध्यान रखनी। मीर बाकी बाबर का सेनापति, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया अयोध्या में, ये ध्यान रखना है। आगरा में आराम बाग की स्थापना की, जिसको आज हम राम बाग के नाम से जानते हैं। जनवरी 1530 में जब बाबर कश्मीर की तरफ जा रहा था,
तो भयंकर बर्फबारी हो रही थी। अपने सिपाहियों के साथ साथ बाबर स्वयं बर्फ हटाने लगा और उस बर्फबारी में ठंड लग जाती है तो कश्मीर में इसकी डेथ हो जाती है। बाबर के शव को आगरा लाया गया और आगरा किसी आराम बाग में दफना दिया गया। लेकिन जब कुछ समय बाद जब इतिहास लेखन की बात हो रही थी तो बाबरनामा को रीड किया गया। बाबरनामा पढ़ा गया तो उसमें बाबर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र या मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसकी कब्र को खोद करके फिर काबुल में दफनाया गया। तो वर्तमान में बाबर की जो कब्र है वो काबुल में। बाबर के बारे में जो हमारी जानकारी है वो एग्जाम के पर्पज से मुझे लगता है कि बाबर ये पढ़ने के बाद सवाल नहीं। ठीक है।